हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हम लोगों ने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी पिछले वीडियो में। उस वीडियो में हमने एल्किल हैलाइड बनाने की कुल 12 विधियां थी, वो सब पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण व भौतिक गुण। पहले हम भौतिक गुणों को पढ़ते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले, देखिए एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं रंगहीन, उनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उनमें से दो हैलाइड ऐसे हैं, एक ब्रोमाइड एक आयोडाइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ये पीला और सफेद रंग प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है गलनांक और क्वथनांक के ऊपर बात। तो गलनांक क्वथनांक क्या होता है, पहले हमें गलनांक का पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम ताप जिससे कि ठोस वस्तु गलित अवस्था यानी द्रवित अवस्था में आ सके। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर को गलनांक कहा जाता है। जैसे कि हम मोम ले लें, मोम को जिस टेम्परेचर पर पिघलाया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है गलनांक। ठीक है, या सीधे सीधे यूं कह लो, किसी भी ठोस वस्तु को जिस टेम्परेचर पर गलित किया जा सकता है उस टेम्परेचर को गलनांक कहा जाता है। अब बात आती है क्वथनांक की। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से गलित अवस्था में आ जाती है तो गलनांक हो जाता है, और जब वही वस्तु गलित अवस्था से भाप बनने शुरू हो जा, भाप बन के यानी कि गैस बननी शुरू हो जा, भाप या गैस एक ही बात है, गैस बननी शुरू हो जा, तो फिर उस वस्तु को, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर द्रव चीज भाप बननी शुरू हो जाए या गैस बननी शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्वथनांक। ठीक है, समझे? यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव वस्तु, द्रव लिक्विड चीज कोई उड़नी शुरू हो जाए, गैस बननी शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहा जा, क्वथनांक। अब उसके बाद बात आती है एल्किल हैलाइडों की जल में विलयता की। तो एल्किल हैलाइडों की जल में विलयता बहुत कम होती है, ये जल से भारी होते हैं, तो इसलिए इनकी जल में विलयता कम होती है। दूसरी बात, एल्किल हैलाइडों में कार्बनों की संख्या है और कार्बन हमेशा जल विरागी होते हैं, तो ये जल से दूर हटते हैं, इसलिए भी इनकी जल में विलयता कम होती है। तो आइए अब इसके बाद जो थ्योरी में लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक, पहला पार्ट है, मुख्यतः एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक दिया गया गलनांक एवं क्वथनांक का। तो इसमें बताया गया मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड तथा कुछ फ्लोरो यौगिक कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं। मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड तथा कुछ फ्लोरो यौगिक कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। कमरे का ताप मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, 30 से 37 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर होता है। जबकि उच्च सदस्यता प्राप्त एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस होते हैं। अब उच्च सदस्यता प्राप्त क्या होता है, उच्च सदस्यता प्राप्त का मतलब होता है जिस एल्किल हैलाइड में कार्बनों की संख्या ज्यादा हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, उन एल्किल हैलाइडों को उच्च सदस्यता प्राप्त एल्किल हैलाइड कहा जाता है। उच्च सदस्यता प्राप्त एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस होते हैं। एल्किल हैलाइडों में कार्बन श्रृंखला के बढ़ने पर, कार्बन श्रृंखला के बढ़ने पर या बढ़ाने पर इनका गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम एल्किल हैलाइडों में कार्बनों की संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इनका गलनांक व क्वथनांक बढ़ता जाता है। सामान्यतः एल्किल हैलाइडों का गलनांक एवं क्वथनांक के बढ़ने का क्रम निम्न प्रकार होता है। देखिए, सामान्यतः एल्किल हैलाइडों का मतलब है जहां कार्बनों की संख्या तो समान हो, जैसे कि हमने एल्किल के रूप में ले लिए 3 कार्बन, तो CH3 CH2 Cl, ठीक है, या CH3 CH2 Br, इस तरीके से 3 कार्बन लेंगे और उसके बाद फ्लोरो जोड़ लो, क्लोरीन जोड़ दो, कभी ब्रोमाइड जोड़ दो, कभी आयोडाइड जोड़ दो। अगर हम इनमें एल्किल समूह हमेशा समान रखें और फ्लोरीन जोड़े, कभी क्लोरीन जोड़ के देखें, कभी ब्रोमाइड और कभी आयोडाइड, तो देखते हैं किसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो जो चीज सबसे ज्यादा ठोस होगी उसका क्वथनांक भी सबसे ज्यादा होगा और उसका गलनांक भी सबसे ज्यादा होगा। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिक्विड और गैस के रूप में पाया जाता है, तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे कम। क्लोरीन थोड़ा लिक्विड होता है, गैस के रूप में मिलता है, तो इसका गलनांक क्वथनांक कुछ ज्यादा, और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, द्रव या ठोस में पाया जाता है, तो इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा।
और ये हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन लिक्विड में भी होता है, ठीक है, लेकिन ठोस अवस्था में ज्यादा पाया जाता है, तो इसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा। क्या यूं भी कह सकते हो, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे वस्तुएं, ये परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। या परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु आकार बढ़ने पर इनका गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। अब आइए, तथा एल्किल समूह की शाखाएं शाखाएं होने पर एल्किल हैलाइडों के गलनांक एवं क्वथनांक के बढ़ने का क्रम निम्न प्रकार होता है। एल्किल हैलाइडो में एल्किल शाखा से मतलब है, एल्किल शाखा से तात्पर्य है कि एल्किल हैलाइड में प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है और एक होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। अगर कार्बनों की संख्या हमेशा समान हो, जैसे 5 कार्बनों का हमने एल्किल हैलाइड ले लिया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, तो उसका क्वथनांक गलनांक कितना होगा। अब 5 कार्बनों में से ही हम दूसरा एल्किल हैलाइड निर्मित करते हैं, जिसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। एक बार 5 कार्बनों की लंबी कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और उसके बीच में कहीं हैलाइड जोड़ देंगे, तो ये बनेगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बताया भी था प्राथमिक कैसे बनता है, द्वितीयक कैसे बनता है और तृतीयक कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम 5 कार्बनों से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोई एक एल्किल हैलाइड बनाए, तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाए 5 कार्बनों से, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होगा वो होगा प्राथमिक का, उससे कम होगा दूसरे द्वितीयक का और सबसे कम होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड का। अब बात आती है विलयता की। तो देखिए विलयता, एल्किल हैलाइडों की एल्किल हैलाइड जल की तुलना में भारी होते हैं, इसलिए इनकी जल में विलयता कम होती है, तथा कार्बन श्रृंखला बढ़ाने पर इनकी जल में विलयता घटती जाती है, क्योंकि कार्बन जल विरागी होता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड जल की तुलना में भारी होते हैं और इनकी जल में विलयता कम होती है, और अगर हम कार्बनों की संख्या और बढ़ा दें तो और बढ़ाने पर इनकी जल में विलयता और भी ज्यादा घटती चली जाएगी। तो आप लोगों को उम्मीद समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसमें नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। ये नाभिक रागी या नाभिक स्नेही वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं के द्वारा एल्किल हैलाइड से हैलाइड हटा दिया जाता है और कोई दूसरी चीज जोड़ दी जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिक्रिया। अब ये 15 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। 15 अभिक्रिया दे रखी है इसमें, 1 2 3 4 5, हमने इस तरीके से सारी की सारी लिख रखी है। मैं आपको एक एक करके यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा से इन अभिक्रियाओं को एक एक करके मैकेनिज्म के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया आती है। दूसरा होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और एक तीसरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया ये भी एल्किल हैलाइडों का एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ R है, R के स्थान पे यहाँ लिखा होता है CH3 CH2 CH2 CH2। जितने भी आप कार्बन चाहे उतने कार्बन लगा सकते हैं। तो यहाँ R की जगह एल्किल समूह है और X की जगह हैलाइड है। हैलाइड मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तब भी प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो एमीन प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पुनः एमीन के साथ कराई जाती है तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अब जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया दोबारा से द्वितीयक एमीन के साथ कराई जाती है तो हमें तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। इसके बाद बात आई जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है या फिर AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तब ये बनता है एल्किल साइनाइड।
इसी प्रकार जब ये CN जो है, मैं इसके बारे में बता दूं, CN एक उभयदंती नाभिक रागी यौगिक है, ठीक है। उभयदंती वो होते हैं जो दोनों ओर से जुड़ सकते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम के साथ कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और पोटेशियम के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसको नाइट्राइल और साइनाइड दोनों नाम दिए जाते हैं। जब ये N की ओर से जुड़ता है तब साइनाइड होता है, और जब C की ओर से जुड़ता है तब ये नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक है। से जोड़ हमने C की ओर से भी जोड़ के दिखा रखा और N की ओर से भी जोड़ के दिखा रखा, ठीक है। तो हम अगर इसे CN लिखेंगे तब भी सही है और NC लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा अलग अलग बनेगा, ठीक। तो हम आपको बता देते हैं, इसको ये दोनों ओर से जुड़ता है, इसलिए इसको NC और CN दोनों लिखा जा सकता है। जब इनको लिखा जाएगा, हम इसकी अभिक्रिया दोबारा से करेंगे, तब हम इसके नाम की पूर्णतः चर्चा करेंगे और इसके बारे में अलग से लिखवाया जाएगा, ठीक है, कि भाई CN को NC कब लिखा जाए और इनका नाम क्या क्या बनेगा। अभी तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब इसके बाद बात आई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रस अम्ल के साथ या पोटेशियम नाइट्रस अम्ल के साथ कराएं तो एल्किल नाइट्रस बनता है, ठीक है। एल्किल नाइट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको। इसके बाद अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये NO2 जो लिखा गया है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, O को पहले लिख सकते हैं, NO को बाद में। ये भी इसी तरीके का है जैसे ये CN है, इनको दोनों को, C को इस साइड लिखा जा सकता है और N को भी इस साइड लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे CN दोनों ओर से जुड़ता है, इसी प्रकार NO दोनों ओर से जुड़ता है। ये N की ओर से भी जुड़ता है Ag के साथ और ऑक्सीजन के द्वारा भी जुड़ता है। जब रिएक्शन करेंगे तो वहां इसकी पूर्णतः जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके RnO2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन को दोनों ओर लिख के प्रदर्शित किया गया तो ये ROONO बनेगा, ठीक है, नाइट्रिक एल्किल नाइट्रिल। अब इसके बाद ये अभिक्रिया, ये नेम ऑफ रिएक्शन है, इस अभिक्रिया का नाम होता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हम इसके बारे में पूरी जानकारी जब इसे करेंगे तब लेंगे। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि इसके सिल्वर एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाए तो ये प्राप्त होता है हमें एस्टर। ये हुंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब यदि एल्किल हैलाइड का हम अपचयन करें तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसके बाद यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धातु एल्किल के साथ करें, मेटेलिक M फॉर मेटल, ठीक है, कि धातु एल्किल के साथ करें तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसके बाद इसी नाभिक रागी अभिक्रियाओं के अंदर ही दो अभिक्रियाएं आती है SN1 और SN2, ठीक है, हम इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब इसके बाद दूसरा गुण जो होता है रासायनिक गुण, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें हम मैग्नीशियम धातु के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, और सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। अब इसके बाद आती है विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन अभिक्रिया करके करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 प्रकार के रासायनिक गुण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। हम जो करेंगे अब इसको पूर्णतः पूरी जानकारी के साथ मैकेनिज्म के साथ करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया लिखी है। हम ये परिभाषा जितनी हमने अभी 15 रिएक्शन लिखी थी, 15 में से SN1 और SN2 अभिक्रिया को छोड़ करके बाकी सभी अभिक्रियाओं में हम ये परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद जो ये एक परिभाषा लिखी गई है, जैसे के बाद जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल है जो 15 अभिक्रिया लिखी हुई थी यहाँ पे, उनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है। आप इसकी जगह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको याद रहे, वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसी आप रिएक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी। तो चलिए सबसे पहले हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखते हैं। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीनों एक ही बात है। इस अभिक्रिया में नाभिक रागी अभिकर्मक, नाभिक रागी अभिकर्मक वो होता है जो हैलाइड को हटाता है, उसे नाभिक रागी कहा जाता है, नाभिक रागी अभिकर्मक कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में नाभिक रागी अभिकर्मक उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हैलाइड जुड़ा होता है। नाभिक रागी अभिकर्मक किस कार्बन पर जुड़ेगा? जिस पर हैलाइड जुड़ा होगा।
हैलाइड को हटाएगा और हैलाइड के स्थान पे खुद जुड़ेगा। हैलाइड जुड़ा होता है क्योंकि हैलाइड के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। हैलाइड की नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, जिसके कारण हैलाइड यानी कि हैलोजन ऋणात्मक हो जाता है और कार्बन धनावेशित हो जाता है। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि जिसके कारण यानी कि क्योंकि हैलाइड के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और नाभिकरागी अभिकर्मक कार्बन पर आसानी से जुड़ जाता है और हैलाइड हट जाता है, या यहां लिख सकते हैं आप लोग हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। अब जैसे जैसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यहां पे हमने एल्किल हैलाइड ले रखा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर या के साथ कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ये अल्कोहल प्राप्त हुआ हमें CH3CH2OH तथा हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है का मतलब हैलाइड हट जाता है। अब मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं यहाँ पे कि ये हैलाइड हटा कैसे। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख दूं, ये है एल्किल हैलाइड, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं 1-क्लोरोएथेन, 1-क्लोरोएथेन। ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नाम, और इसका मैं सामान्य नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये सामान्य नाम बनेगा इसका एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यहां पर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहां नहीं लिखा, बस यहां से देख ली। अब इसका नाम प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक को हम 1 डिग्री लिखते हैं तो मैं यहां 1 डिग्री लिख रहा हूं, प्राथमिक अल्कोहल। और इसको हम एथेनॉल भी बोल सकते हैं, एथेनॉल, और इसका नाम एथ1ऑल भी लिखा जा सकता है, लेकिन एथेनॉल सामान्य नाम इसका ज्यादा यूज किया जाता है, एथेनॉल या एथ1ऑल एक ही बात है, सामान्य नाम। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, और ये इसका तो आपको पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड नाम इसका। अब मैं मैकेनिज्म लिखता हूँ, CH3CH, ये H, ये जो कार्बन के बाद CH2 लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, एक हाइड्रोजन नीचे होता है, और ये जोड़ रखा है हमने क्लोरीन प्लस NaOH। अब हमें इसके बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच आयनिका बंध होता है, आयनिका बंध यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि आयनिका बंध है, एक इलेक्ट्रॉन दान में दिया जा रहा है, ठीक है। और ये आयनिका बंध है, आयनिका बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन दान में दिया जाता है। आयनिका बंध सबसे कमजोर बंध होता है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें नेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, नेगेटिविटी चेक करने का तरीका क्या हो, हमने पिछली वीडियो में बताया, जिस चीज के लास्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आज तक के नियम अनुसार जिस चीज के लास्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा वो ही परमाणु लेता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियम अनुसार, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास लास्ट सेल में हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, लेने वाले पर ऋण चार्ज और देने वाले पर धन चार्ज, क्योंकि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। इसी प्रकार हमें यहाँ के भी आबंध ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये बॉन्ड तब तक नहीं टूटते जब तक का ये हैलाइड यानी कि हैलाइड नहीं सॉरी नाभिक रागी होगी, नाभिक रागी यौगिक इस कार्बन पर आक्रमण नहीं करता। यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन को देगा जिस कार्बन पे हैलाइड जुड़ा हुआ है। अब हैलाइड की प्रकृति होती है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब देखिए,
इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 7 और इसके 4 तो इसकी पावर ज्यादा हो, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज हो जाता है, ठीक है, और इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज। अब आंशिक की बात कैसी होती है, आंशिक होता है थोड़ा सा, इसको लिखा जाता है डेल्टा के रूप में, कि इस पर पहले से ही थोड़ा सा डेल्टा यानी कि धनावेश था और इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज था, क्योंकि हैलाइड क्या करता है, हैलाइड कार्बन के आबंध में से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो जिसके कारण इस पर थोड़ा प्लस चार्ज आ जाता है और इस पर थोड़ा माइनस चार्ज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आंशिक रूप से आवेश का आना, यानी कि थोड़े आवेश का आना, थोड़ा सा आवेश आना। अब यहाँ ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी क्या करता है, नाभिक रागी को जहां भी धनावेश दिखेगा ये वहीं जाकर के आक्रमण करेगा। यहाँ नाभिक रागी को थोड़ा सा धनावेश दिखा तो इस नाभिक रागी ने यानी कि ऑक्सीजन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया और लेके किसको दे दिया, कार्बन को। कार्बन क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, लेने वाला कौन है, क्लोरीन, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड एकदम से ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके कारण इस पर पूर्णतः माइनस चार्ज हो जाएगा और कार्बन पूर्णतः इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसके कारण इस पर पूर्णतः क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस पर क्या जुड़ेगा, माइनस, माइनस कहाँ है, नाभिक रागी यौगिक के पास यानी कि OH के पास, फिर इसे लिखा जाएगा CH3 CHHOH। ये देखिए CH3 CHH CH3 CHH ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव के पास क्या जुड़ा, OH माइनस, तो ये हमने OH माइनस जोड़ दिया। इसके बाद क्या क्या बचा, इसके बाद बचा पोटेशियम, ये सॉरी सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जोड़ेंगे, ये जुड़ के तैयार। इस प्रकार ये अभिक्रिया हुई। अब इसके बाद हम लगातार जितनी भी 15 रिएक्शन थी एक हमने कर दी है, बाकी की 15 बची हुई उन सबको करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन की हमने दूसरी अभिक्रिया कर दी है। यहाँ पे अभिक्रिया वो की वही है, पहले जैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो परिभाषा पहले थी वो की वही परिभाषा अब की बार है, ठीक है। बस हमने यहाँ पर पे एग्जाम्पल चेंज किया है। अब यहाँ ये जो परिभाषा लिखी हुई है, हर बार नाभिक रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हम परिभाषा जो है यही लिखेंगे, बस उसमें क्या होगा, जो हमने यहाँ 15 रिएक्शन लिखी थी, वे 15 रिएक्शन एक प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। तो उन उदाहरणों में से हम बार बार उन उदाहरणों को रिपीट कर रहे हैं। एक हमने करा दिया, अब ये दूसरा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पिछली बार यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, अब की बार यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है तथा एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन करते हैं इसके साथ। एल्किल हैलाइड वही है पहले वाले CH3 CH2Cl, ठीक है, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डालना हमने, पिछली बार NaOH था, और यहाँ पर आपको प्राथमिक अल्कोहल और यहाँ पर आपको पोटेशियम क्लोराइड। अब जैसे पहले हुआ था CH3 CH2 को हमने खोल के लिखा था और ये क्लोरीन, इब की बार भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा यहाँ पे, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को खोल के लिखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी आयनिक आबंध होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और 19 पहले सेल में अष्टक नियम लगा के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचता है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जान देते हैं, जिसके कारण यहाँ बनता है आयनिक आबंध। अब सबसे कमजोर आबंध होता है आयनिक आबंध, तो ये कमजोर आबंध है, ये ब्रेक होगा। अब विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर माइनस और इस पर प्लस, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच का आबंध ब्रेक होने जा रहा है और क्लोरीन की प्रकृति है आबंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो इसके कारण इस पर आएगा आंशिक माइनस चार्ज यानी कि ऋणावेश, और इस तरफ कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश।
धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है यानी कि जुड़ता है नाभिक रागी यौगिक। ये नाभिक रागी यौगिक है या इसे नाभिक रागी अभिकर्मक कहते हैं। नाभिक रागी अभिकर्मक जाके अटैक करेगा धनावेशित कार्बन पर। तो ये पॉजिटिव कार्बन पर OH- हमने ऐड कर दिया। अब ये K पॉजिटिव पोटेशियम, पोटेशियम पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा क्लोरीन ऋणात्मक, क्लोरीन नेगेटिव, तो ये पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार से अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल लिखा है जिसमें जल के साथ अभिक्रिया होनी थी। तो प्राथमिक अल्कोहल की यानी कि इसकी एल्किल हैलाइड, अल्कोहल नहीं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ये अल्कोहल प्राप्त हुआ तथा हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। तो हैलाइड यहाँ पे प्रतिस्थापित हुआ। अब जैसे पिछली बार हुआ था बिल्कुल ठीक से ऐसे इस प्रकार हुआ है। ये मैकेनिज्म है, अगर आपको एक बार में समझ आ गया हो तो इसे बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि किस पर माइनस चार्ज आएगा और किस पर प्लस चार्ज आएगा, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच का आबंध हम ब्रेक करेंगे, आबंध ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और यहाँ इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का आबंध ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी नेगेटिविटी कम है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जिस पर माइनस चार्ज आएगा वो जुड़ेगा धनावेशित कार्बन पर। तो ये हमने धनावेशित कार्बन पर जोड़ा, बचा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया है और इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया की गई है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, ये अमोनिया यहाँ लिखा हुआ है, उसका नाम ये लिखा हुआ है अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन 1 डिग्री से प्रदहित कर रहा मैं यहाँ। 1 डिग्री मतलब 1 के ऊपर चीजों तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। हमने इसका नाम भी लिखा है यहाँ, सामान्य नाम, IUPAC नेम, सब तरीके के नाम लिख दिया। अब मैं इसका मैकेनिज्म करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा CH3 CH H, ये Cl प्लस अमोनिया, अमोनिया की संरचना होती है ऐसे इस तरीके से, इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं। अब हमें इस बात का पता ही है कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है और कार्बन पर धनावेश। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पावर ज्यादा होती है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पर माइनस चार्ज और देने वाले पर प्लस चार्ज। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों जुड़ेंगे और क्या बनेगा HX यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये नेगेटिव नाइट्रोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3 CH, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा NH2 के रूप में। ये लिखा होगा यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पे NH2 नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और H पॉजिटिव पर Cl नेगेटिव, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एमीन, प्राथमिक एमीन के साथ करके दिखाई गई। प्राथमिक एमीन के साथ करने पर क्या होता है देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराते हैं या कराने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अब ये अभिक्रिया कैसे हुई, यहाँ देखिए, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया हमने एथिल क्लोराइड और इसमें डाला गया एमीन, प्राथमिक एमीन जिसका नाम एथिल एमीन है। ये पिछली बार यहाँ बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम एथिल एमीन है और इसे प्राथमिक एमीन भी कहा जाता है। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करी जाएगी तो ये बनेगा द्वितीयक एमीन, और द्वितीयक एमीन का यहाँ पे नाम बनेगा IUPAC नेम
एन एथिल एथिल एमीन, एन एथिल एथिलेमीन। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन पर एक एथिल तो जुड़ा हुआ है, ये है नाइट्रोजन पर एक एथिल, और एथिलेमीन इसलिए क्योंकि ये एथिल ग्रुप है, नाइट्रोजन पर दो एथिल जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक एथिल। इसको स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि एन एथिल, एन पर एक एथिल जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एथिलेमीन। इस पार्ट को एथिलेमीन और इसको एन एथिल। इसको डाई एथिल एमीन भी बोला जाता है। मैं यहां लिख दूं एन एन ऐसे डाई एथिल एमीन, ये भी इसी का नाम है, डाई एथिल एमीन। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे है, देखिए हमने ये एथिल क्लोराइड लिया, एथिल क्लोराइड लिखा, और ये एमीन ले रखा तो हमने एमीन लिखा। एमीन की संरचना CH3 CH2 NH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटेगा, हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा है, यहाँ से कोई सा भी हटा सकते हैं, ये हटा लो चाहे ये हटा लो, मैं ये हटा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, और हाइड्रोजन पाएगा प्लस चार्ज। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ेगा क्लोरीन माइनस के साथ, तो ये बनेगा HCl प्लस में। अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहले भी हम देख चुके हैं कि भैया जब कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास है, इस नाइट्रोजन के पास, तो कार्बन के पास हम क्या जोड़ देंगे, नेगेटिव नाइट्रोजन जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया नेगेटिव नाइट्रोजन। नेगेटिव नाइट्रोजन के पास क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। इसको आप ऊपर जोड़ सकते हैं या नीचे जोड़ सकते हैं, कहीं भी। मैं इसको जोड़ रहा हूं ऊपर की तरफ। अब इसी नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है CH2, तो मैं यहाँ लिखूंगा CH2। इसी CH2 पे जुड़ा हुआ है ये CH3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CH3, और ये प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H, ये बन के तैयार हुआ द्वितीयक एमीन, ठीक है। आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हम आपको बताते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, एग्जांपल नंबर 6 में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया द्वितीयक एमीन के साथ की गई है, और हमें उत्पाद के रूप में तृतीयक एमीन प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया द्वितीयक एमीन के साथ कराने पर तृतीयक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने द्वितीयक एमीन के साथ करवाई है। द्वितीयक एमीन जिसका नाम पिछली बार जो यहाँ बना हुआ था वो ही द्वितीयक एमीन था। द्वितीयक एमीन का यहाँ नाम लिखा हुआ है एन एथिल एथिलेमीन, ठीक है, या एन डाई एथिलेमीन। इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराई तो हमें प्राप्त हुआ तृतीयक एमीन, ठीक है, जिसका नाम है एन डाई एथिल एमीन। एन डाई एथिलेमीन कैसे, देखिए एक एथिल ग्रुप तो है यहाँ पे, एथिल यानी कि CH3CH2, ठीक है, या C2H5। एक एथिल ग्रुप तो ये रहा, एक एथिल ग्रुप ये रहा, ठीक है। दो एथिल ग्रुप है, दोनों के दोनों किस पे जुड़े हैं, नाइट्रोजन पर, ठीक है। इसी तरीके से तो दो एथिल ग्रुप नाइट्रोजन पर जुड़े हुए तो लिखा गया एन डाई एथिल, ठीक है, एन डाई एथिल एथिलेमीन, एथिल एमीन। दो एथिल नाइट्रोजन पर जुड़े हैं तथा नाइट्रोजन एक एथिल पर जुड़ा है, ऐसे होता है। दो एथिल ग्रुप नाइट्रोजन पर जुड़े हैं तथा ये नाइट्रोजन एक एथिल पर जुड़ा है, तो यहां लिखा गया एथिलेमीन, एन डाई एथिल एमीन। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ये हमने एथिल क्लोराइड की संरचना लिखी है, हमें पता है क्लोरीन पर माइनस होता है, कार्बन पर प्लस होता है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं द्वितीयक एमीन की संरचना CH3 CH2 N CH2 CH3, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे यहाँ लिखा। इस हाइड्रोजन को जो यहाँ लिखा हुआ इसको हम नीचे की तरफ लिखा। अब यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और नाइट्रोजन होगा नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए नाइट्रोजन नेगेटिव। अब इस हाइड्रोजन पॉजिटिव पर ये क्लोरीन नेगेटिव जुड़ेगा, तो हमने जोड़ के ये बना रखा है यहाँ पे HCl, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए, ये CH3CH2 किस पर जुड़ेगा, नेगेटिव पर, क्योंकि इस पर क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जुड़ेगा, नेगेटिव कहाँ है, नाइट्रोजन पे,
पहले तो हम इसको लिख रहे हैं CH3CH2, CH3CH2। मैं ये हाइड्रोजन यहां से हटा के यहां लिख रहा CH2। तो CH3CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, CH2CH3, CH2CH3। और नाइट्रोजन कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव नाइट्रोजन पे जोड़ा जाएगा G, CH2 पॉजिटिव। तो मैं इस CH2 को ऊपर की ओर लिख रहा CH2। अब इस CH2 पे जुड़ा हुआ है CH3, तो ये लिखा जाएगा ऊपर की तरफ CH3। ठीक है, इस तरीके से यह अभिक्रिया हुई। मेरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड से कराने पर एल्किल नाइट्राइल प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड KCN और सिल्वर साइनाइड AgCN, ठीक है, के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइल प्राप्त होता है। एल्किल नाइट्राइल यानी कि ये जिसका IUPAC नेम लिखा हुआ है प्रोपिल नाइट्राइल। प्रोपिल नाइट्राइल कैसे? इसमें 1 2 3 तीन कार्बन है, 3 कार्बनों को प्रोपिल कहा जाएगा और नाइट्राइल N, ठीक है, तो इसको बोला गया प्रोपिल नाइट्राइल। और उत्पाद के रूप में यहाँ जो साइड में प्रोडक्ट प्राप्त होगा, अगर KCN डाल लोगे तो KCl निकलेगा, AgCN डाल लोगे तो AgCl निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मैकेनिज्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे। CN एरो, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला जहां बॉन्ड बनता है वहां आयनिक कार्बन होता है और आयनिक कार्बन सबसे कमजोर होता है, तो इसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा? क्लोरीन नेगेटिव के साथ, क्योंकि हमें पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन माइनस, पोटेशियम पॉजिटिव के साथ, और ये Cn माइनस किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ लिखा जाएगा ये CH3 CH2 CN प्लस KCl। अगर आप यहां पर डाल दोगे AgCl तो Ag पर पॉजिटिव चार्ज और C पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिल्वर क्या है? धातु, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है। पोटेशियम भी धातु है इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन देगी। इससे पहले सोडियम देखा था हमने, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो वो भी धातु है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना, और यहां अगर Ag डाल दोगे तो AgCl निकलेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 7 में क्या है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम आइसोसाइनाइड या सिल्वर आइसोसाइनाइड से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोगों ने पोटेशियम आइसोसाइनाइड, अब की बार क्या हुआ है, ये N जो इस साइड था वो बीच में आ गया है और C जो बीच में था वो एक किनारे पर आ गया। अब CN को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और ये उभयदंती नाभिक रागी यौगिक है, ठीक है। उभयदंती वो होता है जो दोनों ओर से जुड़ सकता है, उभयदंती अभिकर्मक है, ठीक है, या उभयदंती नाभिक रागी जो दोनों ओर से जुड़ सकता है। तो एक बार ये C की ओर से जुड़ता है, एक बार ये N की ओर से जुड़ता है। अब की बार N की ओर से जुड़ा है तो इसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसके साथ विक्रिया करेंगे तो हमें उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा वो होगा एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एल्किल आइसोसाइनाइड मतलब जितने कार्बन है वो कार्बन लिखो, 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपिल आइसोसाइनाइड ऐसे, ठीक है, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, इस तरीके से इसका नाम बनता है। अब इसके बाद बात आती है फिर इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म हम लोगों ने ये खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि धातु है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। हम पहले बहुत बार देख चुके हैं, कार्बन पर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव, नेगेटिव क्लोरीन पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जोड़ दिए, क्लोरो पोटेशियम क्लोराइड बना।
ये नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो हमने ये कार्बन पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें आप KCN डाल दोगे तो KCl निकलेगा, और AgNC डाल दोगे तो AgCl निकलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8, और इस उदाहरण नंबर 8 में दिखाया गया, उदाहरण नंबर 8 में दिया गया एल्किन हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रस अम्ल या सिल्वर नाइट्रस अम्ल से कराने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए इसकी अभिक्रिया कीजिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस तब होता है जब इनके साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं, और अगर 3 हो जाए तो फिर हो जाएगा नाइट्रिक। ठीक है, 3 हो तो इक आएगा लास्ट में, और 2 हो तो नाइट्रस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पोटेशियम नाइट्रस भी डाल सकते हैं और सिल्वर नाइट्रस भी डाल सकते हैं, दोनों चीजें लिखी गई है। ठीक है, आप पोटेशियम नाइट्रस अम्ल डाल दोगे तब भी एल्किल नाइट्रो एल्केन बनेगा, और सिल्वर नाइट्रस अम्ल डाल दोगे तब भी नाइट्रो एल्केन ही बनेगा। नाइट्रो एल्केन का मतलब नाइट्रो ये वाला ग्रुप, और एल्केन इसमें मतलब जितने कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं उन कार्बनों का नाम। तो 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा एथिल, एथिल एथेन, नाइट्रो एथिल। ठीक है, मैंने पहले एथिल लिखा ना तो इसलिए एथेन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए नाइट्रो और एथिन 2 कार्बन। ठीक है, अब आप लोग इसका मैकेनिज्म समझिए। ठीक है, हमने ये एल्किल हैलाइड लिखा, एल्किल हैलाइड में पहले की तरह जैसे पहले बॉन्ड ब्रेक हुए, इस पे Cl पे माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए पोटेशियम नाइट्राइल की, पोटेशियम नाइट्रस अम्ल की संरचना को देखिए। यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 के साथ ये साझा करता है, 2 का साझा यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे होते हैं और 1 यहाँ। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 के साथ साझा करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 देगा, कितने हो गए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ऊपर हो गए, कितने हो गए 6, एक इसका ये रहा 7, और 1 इलेक्ट्रॉन देगा पोटेशियम, तो कितने हो जाएंगे 8। अब अपना स्टेप पूरा करने के बाद ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर, तो यहाँ बनेगा उपसहसर्जिक आवरण। ठीक है, अब इसको कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए, अब सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, आयनिक कार्बन। आयनिक कार्बन कहाँ बना है, पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, पोटेशियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज्यादा तो इस पाएगा माइनस चार्ज, और इस पाएगा प्लस चार्ज। इस प्लस के साथ क्या जुड़ेगा, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस जुड़ के ये बनेगा पोटेशियम क्लोरिक अम्ल। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड अम्ल। अब ये कार्बन पॉजिटिव क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव, तो हम यहां पर जोड़ देते हैं नाइट्रोजन नेगेटिव 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे। ठीक है, आप इसकी जगह पे सिल्वर नाइट्रस अम्ल का भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे AgCl निकलेगा प्लस में। समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोगों ने किया है उदाहरण नंबर अगला, ये 9-10 जो भी होगा आप देख लीजिए, नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे उदाहरण के, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो अब की बार हमने जो पहली बार KNO2 लिया गया था उसके ऑक्सीजन को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन थे, 1 नाइट्रोजन था। ठीक है, तो हमने 1 ऑक्सीजन को यहाँ और 1 ऑक्सीजन को यहाँ पे रखा हुआ। अब इनकी स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस आ गया थोड़ा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच में जुड़ेगा। ठीक, अब ये ऐसे जुड़ेगा तो इनका नाम भी अलग बनेगा, जब संरचना अलग अलग होगी तो नाम भी अलग अलग होगा। तो देखिए, पिछली बार इसका नाम था पोटेशियम आइसोसाइन, पोटेशियम नाइट्रस अम्ल। अब की बार इसका नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर, के साथ सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है, से कराने पर एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ अभिक्रिया कर रखी है। ठीक है, CH3CH2Cl प्लस KONO इसके साथ अभिक्रिया की है और ये प्राप्त किया है हमने। ठीक है, KCl, इसका नाम है एथिल नाइट्रेट। अब ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म मैंने लिखा हुआ है, ये एथिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर खोल के, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, और ये नाइट्रोजन बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पे जुड़ा और 1 सिंगल बॉन्ड के साथ, जिससे कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड भी पूरे हो रहे
और इसका अष्टक पूरा हो रहा और यहाँ ऑक्सीजन का भी अष्टक कंप्लीट हुआ। अब पोटेशियम के और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ आयनिक आबंध सबसे कमजोर आबंध ये है, तो ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो इसमें माइनस और इस पर प्लस। ठीक है, अब पॉजिटिव पर जुड़ेगा क्लोरीन नेगेटिव। पहले भी हम देख चुके हैं क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड के क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। क्लोरीन माइनस किसके साथ? पोटेशियम के साथ, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन के साथ, कार्बन पॉजिटिव के साथ। तो हम यहाँ कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड जोड़ देंगे, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे। अब आप अगर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करोगे तो KCl बाहर निकलेगा, और सिल्वर नाइट्रेट का यूज करोगे तो AgCl सिल्वर क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं जिसको हुंसडीकर अभिक्रिया का नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसिटिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है ये, मैं यहाँ पे लिख दूं RCOOR, ये एस्टर का फॉर्मूला है। इस तरफ भी एल्किल समूह, इस तरफ भी एल्किल समूह, बीच में होना चाहिए COO। अब यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग सिल्वर एसिटिक अम्ल के साथ कराएंगे तो ये एस्टर प्राप्त होगा, और इस एस्टर का IUPAC नेम एथिल एसीटेट है। ठीक है, एथिल ये ग्रुप हो गया और एसीटेट ये। ठीक है, तो ये एथिल एसीटेट। अब हम इसको जब यहाँ मैकेनिज्म करेंगे तो यहाँ बताएंगे कि ये एसीटेट कैसे है और ये एथिल कैसे है। ठीक है, तो आइए, पहले मैंने ये एथिल क्लोराइड की संरचना लिख ली और इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OAG। ये जो होता है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कार्बोनिल समूह कहा जा। जब कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसे कहा जा कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो अब सिल्वर एसिटिक अम्ल और हमें इस सिल्वर एसिटिक अम्ल और एथिल क्लोराइड के बीच अभिक्रिया करानी है। एथिल क्लोराइड का तो हमें पता ही है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? क्लोरीन ने। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कमजोर बॉन्ड कौन सा है। ये है धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है और धातु हमेशा आयनिक आबंध बनाती है। आयनिक या उपसहसंयोजक। तो यहाँ पे चेक करो, इसने आयनिक आबंध बना रखा क्योंकि ये धातु है और इसकी नेगेटिविटी, आयनिक आबंध सबसे कमजोर होता है तो यह आबंध सबसे पहले टूटता है। इसकी नेगेटिविटी धातु की हमेशा कम होती है और ये जो अधातु होती है इनकी नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन तो गैस है तो ये तो अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस। अब Ag पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव जुड़ेगा तो ये बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोरिक अम्ल, सिल्वर क्लोराइड। अब हम लोग लिखेंगे, पहले देखिए, पहले वो ग्रुप लिखा जाएगा जिसमें कार्बोनिल समूह होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी लिखा जाएगा। कार्बोनिल समूह किसमें है? इसमें। तो हम लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसके बाद ऑक्सीजन। अब चेक कीजिए ऑक्सीजन पे क्या है चार्ज? माइनस। माइनस पे क्या जुड़ेगा? प्लस। प्लस कहाँ पे है? ये रहा CH2, C और 2 हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव है तो ये लिखा जाएगा। माइनस प्लस जोड़ दिए CH2 और ये CH2 पे जुड़ा हुआ है CH3 तो इससे CH2 पे ही हम जोड़ देंगे CH3। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है जिसमें अकेला एथिल है उसको बोला जाएगा एथिल। ठीक है, और ये जो ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल समूह है इसको बोला जाएगा एसीटेट। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनता है एथिल एसीटेट। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई, समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लास्ट रिएक्शन देखिए, लास्ट उदाहरण था 13 नंबर का जिसमें बताया गया था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करते हैं तो क्या होगा। देखिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्केन के साथ करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथेन के साथ करने पर ब्यूटेन प्राप्त होता है।
तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए हमने यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथेन के साथ कराई है, ठीक है, तो हमें ब्यूटेन प्राप्त हुआ, ब्यूटेन मतलब एल्केन प्राप्त हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हमने एथिल क्लोराइड की यहाँ पे संरचना लिखी है, एथिल क्लोराइड लिखा, ये सोडियम एथेन लिखा, इसके भी स्ट्रक्चर खुद रखे। अब हमने करा क्या, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जैसे पहले करते थे, क्लोरीन पे माइनस कार्बन पे प्लस। यहाँ हमने CH3CH2 Na CH3CH2 दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगे और Na लगाया, ठीक है। Na और कार्बन, Na क्या है सोडियम, सोडियम क्या है धातु, धातु इलेक्ट्रॉन दान देती है और जब इलेक्ट्रॉन दान दिया जाता है तो बनता है आयनिक कार्बन। तो यहाँ पर बना हुआ है आयनिक कार्बन। आयनिक कार्बन सबसे कमजोर आबंध होता है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके कारण सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये सोडियम पॉजिटिव इस क्लोरीन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और ये क्लोरीन नेगेटिव के साथ जुड़ के बनेगा NaCl। उसके बाद ये कार्बन पॉजिटिव CH3CH2 CH3CH2 कार्बन पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा नेगेटिव कार्बन, ये वाला CH2, तो हमने CH2 के सामने दूसरा CH2 रखा, माइनस वाला पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ा। अब इस CH2 नेगेटिव के पास जुड़ा हुआ है क्या CH3, तो इसी से हमने जोड़ दिया ये CH3, इस तरीके से बना ब्यूटेन, ठीक है। सिंपल सा काम है, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SN1 अभिक्रिया, और SN1 अभिक्रिया में हमने यहाँ पे परिवाह लिखी है। पहले मैं आपको SN1 अभिक्रिया करके दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया एक अणुक नाभिक राज्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कही जाती है, और ये अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सी समूह यानी कि जल के साथ, हाइड्रोक्सी समूह जल के अंदर होता है और किसी चीज को भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन जल के साथ यहाँ पे हम अभिक्रिया करके दिखाएंगे। और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होगा हमें, ठीक है। आइए करते हैं, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। ये हमने लिया यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कब बनता है, जब किसी एक कार्बन पर एक हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड तथा 3 एल्किल समूह, अब इसमें कार्बन भी 4 होने चाहिए और एल्किल समूह भी 3 होने चाहिए, तो ये बन गया सी के ऊपर 3 एल मैथिल ग्रुप यानी कि CH3 और ये Br, ये बन गया हमारा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब मैं इसके यहाँ पे ये बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ ऐसे, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ प्लस में डालते हैं हम लोग H2O, और ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद होता है धीमा पद, प्रथम पद पहला पद है, और ये पहला पद कैसा है धीमा पद है। अब हम इस अभिक्रिया को आगे करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता है जब कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमाइड और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, साथ के साथ यहाँ जल के भी बॉन्ड ब्रेक हो तो वो यहाँ शो करना पड़ेगा हमें ऐसे CH3 CH3 और ये CH3। अब ये जो आबंध है इस आबंध के इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमाइड लेगा, जब ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड जो है वो डॉट डॉट के रूप में शो होगा ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस तरफ से तीर का निशान इस तरफ लगाया जाएगा ताकि इस बात का पता चल सके कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड ने लिए, और जब ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। आप इसको ऐसे शो ना कर करके ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ब्रोमाइड ऐसे। जब ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज ऐसे।
अब हमें यहाँ पर साथ के साथ हाइड्रोक्सी समूह यानी कि H2O की भी स्ट्रक्चर लिखनी है और H2O के बॉन्ड भी ब्रेक करनी है। ऐसे ये हमने एक ऑक्सीजन लिखा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। एक बॉन्ड को हम डॉट डॉट के द्वारा शो करेंगे ताकि पता चल सके कि ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक साइड क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, एक साइड डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस और हाइड्रोजन प्लस, इस तरीके से। अभी यहाँ कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में बॉन्ड था, वो ब्रेक हुआ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव शो किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव शो किया। अब ये जो मेथड है जिसके द्वारा हमने शो किया है, इसी को प्रदर्शित करने को बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, या यूं कह लो कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको बोला जाता है कार्बोकेटायन। अभी आप पूर्णतः डेफिनेटली ये दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए हैं। हम ये प्रथम पद है और प्रथम पद धीमा पद होता है, इसमें बहुत ही धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एकदम से OH माइनस कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और हमें उत्पाद के रूप में तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ अभी तो प्लस लगा दूं क्योंकि दोनों जुड़े नहीं है। अब हम इस चीज को दोबारा से लिखते हैं, CH3 C CH3 CH3। अब यहां लिखेंगे ये पॉजिटिव कार्बन, ब्रोमाइड नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, इस तरीके से यहां लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब हमें पता है इनके बीच कैसा बॉन्ड था, डॉट डॉट वाला, और इनके बीच भी डॉट डॉट वाला। ठीक है, अब हम आगे का कार्य करेंगे। प्रथम पद धीमा था, ये दूसरा पद है, दूसरा पद तीव्र पद। अच्छा जी, अब ये ब्रोमाइड नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, और ये OH माइनस किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ। तो यहां लिखा जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH प्लस HBr। इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब जो जो हमने यहाँ किया कि हमने इसका मैकेनिज्म भी समझा है, इसको एक तरीके से मैकेनिज्म माना जा सकता है। और हमें जब अभिक्रिया पूछी जाएगी तो हमें इसी तरीके से इसको कर ली पेपर में। ठीक है, जब SN1 अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी तो हमें ये सब करके दिखाना और उसके साथ ये इसकी थ्योरी लिखनी। अब थ्योरी में क्या कुछ बताया गया, जो कुछ हमने यहाँ पे किया है, कुछ वो बातें बताई गई है इसमें और कुछ वो बातें बताई है जिनका ये अभिक्रिया अनुसरण करती है, जिन चीजों को ये अभिक्रिया मानती है। जैसे कि यह अभिक्रिया एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो एक अणु के किसी एक पदार्थ के अणुओं पर निर्भर है, जैसे या तो जल के अणुओं पर या फिर इसके तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के अणुओं पर। तो किसी एक पदार्थ के या किसी एक अभिकर्मक पदार्थ के अणुओं पर निर्भर करती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। इसका पहला पद धीमा तथा दूसरा पद तीव्र होता है। यह अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड व हाइड्रोक्सी समूह के बीच होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन बनता है तथा उत्पाद के रूप में हमें तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है, अर्थात इस अभिक्रिया का वेग केवल एक ही विकर्मक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हमने यहाँ पे थ्योरी लिखी है और ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, मैंने एक लाइन में इसको एक साथ बोल दिया। तो ये एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन किस लिए, क्योंकि एक अणु पर निर्भर करती है। दूसरा, इसका प्रथम पद धीमा होता है और इसका दूसरा पद कैसा होता है, तीव्र होता है। ये बात इसमें लिखी हुई है। और क्या लिखा गया है कि ब्यूटिल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सी समूह के बीच संपन्न होती है, ये भी लिखा गया है इसमें। और इसके बाद में इसमें बताया गया है कि इसके बीच में कार्बोकेटायन बनता है, तो ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, वो भी लिखा गया है इसमें। उसके बाद लिखा गया
ये यहाँ अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड व हाइड्रोक्सी समूह के मध्य संपन्न होती है, ठीक है। और हमें उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है, तो ये बात इसमें लिखी हुई है थ्योरी में। उसके बाद यह है अभिक्रिया प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, तो वो भी इसमें लिखा गया है, ठीक। अब अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है तो इसलिए इसकी कोटि 1 होती है। अब उसके बाद अर्थात इसलिए इस अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया होने की जो दर होती है, जितना इसमें टाइम लगता है उसको अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। जो इसमें टाइम लगता है अभिक्रिया को होने में, अभिक्रिया को घटित होने में, वेग होता है कि अभिक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, कितने टाइम में संपन्न हो जाएगी और कितनी स्पीड से हो रही है। खैर वेग का टॉपिक जो है वो रासायनिक बलगतिकी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें जाके चेक करेंगे। तो अभिक्रिया का वेग होता है, इसलिए अभिक्रिया एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब मैं इस अभिक्रिया की कोटि लिख देता हूं यहाँ। आप सबसे पहले थ्योरी लिखिए, थ्योरी के बाद आप ये रिएक्शन कीजिए, उसके बाद लिखिए अभिक्रिया की कोटि 1 तथा अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग में हमें ये चीज शो करनी है, कार्बोकेटायन CH3 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 डॉट 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 Br नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन, ये अभिक्रिया का वेग है, ठीक है। और यहाँ इसकी एक अणु है, एक अणु दे रखा हमने तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का, तो इसके ऊपर लिखेंगे 1 ये हो गया अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं SN2 अभिक्रिया। यह एक द्विक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोक्सी समूह के मध्य संपन्न होती है। ये बातें इसमें लिखी गई हैं थ्योरी में, पहले हम रिएक्शन करते हैं उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। देखिए ये है मेथिल क्लोराइड CHCl3 प्लस H2O यानी कि हाइड्रोक्सी समूह जिसके अंदर होता है, और यहाँ पे ये अभिक्रिया बीच में कार्बोकेटायन बनाएगी। कार्बोकेटायन हर एक अभिक्रिया बनाती है और ये एक ही पद में संपन्न होती है। इस प्रकार से हमें इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। यहाँ ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की संरचना को संयोजित किया गया है। इसमें दर्शाया जा रहा है कि हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन पीछे की ओर जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर, और ये हाइड्रोजन सामने की ओर निकला हुआ है, और यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है क्लोराइड, क्लोरिक अम्ल। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का। इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज। प्लस में ही यहां लिखा जाएगा OH, ठीक है। अभी OH लिखा हमने, OH लिखने के पश्चात यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। हमें पता है बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होता है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे। अब इस पॉजिटिव के साथ ये क्लोरीन जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ ये OH माइनस जुड़ेगा। यहाँ स्पेस कम है तो आप एरो एस इस तरीके से एरो लगाइए, और इसके आगे जो लिखा जाएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा CH3Cl, Cl नहीं OH। अब पॉजिटिव कार्बन है, पॉजिटिव कार्बन पे OH माइनस जुड़ेगा ना, तो OH प्लस HCl, ये बन करके हो गया तैयार मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब आइए थ्योरी देखते हैं। यह अभिक्रिया द्वितीयक अणुक नाभिक, यह अभिक्रिया द्विक अणुक नाभिक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, तो एक पद में संपन्न हुई है। यह अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोक्सी आयन के मध्य होती है, तो ये मेथिल क्लोराइड और हमने हाइड्रोक्सी आयन यानी कि H2O जल ले रखा है। यह अभिक्रिया द्वितीयक कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, ठीक है।
अर्थात इस अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये अभिक्रिया जो है दोनों अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है। अब हम इसकी कोटि लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अगर द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण कर रही तो 2 होगी अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग इसमें दोनों पदार्थ लिखे जाएंगे क्योंकि ये दोनों पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और सेम हमें यही स्ट्रक्चर यहां लिखनी है। ये हम लोग इसको ऐसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से लिखते हैं, प्लस में HOH। और अभिक्रिया दूसरी कोटि का द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करें तो यहाँ लिखेंगे 2। तो ये अभिक्रिया का वेग भी लिखा गया और अभिक्रिया की कोटि भी। ठीक है, हमें करना क्या है, पहले मेथिल क्लोराइड लिखना है, प्लस में हाइड्रोक्सी समूह H2O डालना है और हाइड्रोक्सी समूह के बीच के फेरिया में बॉन्ड ब्रेक करके दिखाने हैं। इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो चीज पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव जोड़ देंगे और जो नेगेटिव है उस पर हम पॉजिटिव जोड़ देंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया संभव है। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि टाइम की बचत करनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला रासायनिक गुण है हमारे पास धातुओं के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणों के अंदर हमने एक गुण लिखा था एल्किल हैलाइड होगा धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो हमने यहाँ लिख दिया धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब सबसे पहला जो गुण है वो है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, जिसको मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है, पहला हेडिंग है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ। यहाँ धातु नहीं लिखा है मैंने, तो आप यहाँ धातु ऐड कर लीजिएगा, धातु मैग्नीशियम धातु के साथ या ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तथा ये अभिक्रिया होती कैसे है इसके बारे में हमने थ्योरी लिखी है पहले। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रीनियर अभिकर्मक बनता है तथा ग्रीनियर अभिकर्मक का जल अपघटन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। ग्रीनियर अभिकर्मक अगर कहीं पर बना हुआ है वो ग्रीनियर अभिकर्मक तब तक या ग्रीनियर अभिक्रिया तब तक कंप्लीट न संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक ग्रीनियर अभिकर्मक का जल अपघटन न करा दिया जाए। चलिए अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करते हैं। आइए, एल्किल हैलाइड के रूप में हम ले सकते हैं यहाँ CH3 CH2Cl प्लस Mg मैग्नीशियम धातु एरो शुष्क ईथर। इस अभिक्रिया में शुष्क ईथर की प्रेजेंटेशन होना जरूरी है जिससे कि यह अभिक्रिया अच्छे से हो सके। तो यहां हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 MgCl। अब ये हुआ कैसे है तो वो देख लेते हैं मैकेनिज्म के द्वारा साथ के साथ। ये देखिए CH3 CH2 और ये Cl। हम लोगों को पता है कि ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ था और एक नीचे जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ जोड़ दूं ऐसे ही, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और ये बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन और क्लोरीन के बीच में प्लस। अब यहां लिखा जाएगा Mg मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, कितना परमाणु क्रमांक 12। तो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियम अनुसार आप लोग चेक कीजिए, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, किसी एक चीज को 2 इलेक्ट्रॉनों को दान दे सकता है। ठीक है, किसी या दोनों अलग अलग चीजों को। तो अब यहाँ पर देखिए आप, एक होता है होमोलेटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलेटिक फिजन। होमोलेटिक फिजन का मतलब है जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु
किसी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है तो वो होता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन में जैसे हम पिछली बार क्या है कि भाई क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 7। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ऐसे बताया जाता था। अब यहाँ होगा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है? होमोलिटिक फिजन में क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। ठीक है, होमोलिटिक फिजन में कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। अब ये होता कब है? ये तब होता है जब मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब ये होता है होमोलिटिक फिजन। और प्रेजेंटेशन किसकी? शुष्क ईथर की। अब जब ये होमोलिटिक फिजन होगा तो ना तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और ना इस पर माइनस चार्ज, दोनों पर प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। अब इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 7 में से 6 तो लिख के रहते हैं यहाँ, 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और एक ही रहा 7वां इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने अपना ही इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित किया है, अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया है। अब यहाँ चेक कीजिए कार्बन के एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ऊपर, 2 2 हो गए यहाँ, 4 2 हो गए यहाँ, कितने हो गए? 6 और एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये, कितने हो गए? 7। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 8 होने में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? दोनों के दोनों अलग होने के पश्चात जब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम धातु इनको देगा। एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इसको देगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको एरो Mg। Mg का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ही रहा। एक तरफ ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और एक मैग्नीशियम दे देगा तो कितने हो जाएंगे? 8। अब इसी तरीके से हम इस तरफ लिखते हैं CH3 CH2 या हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा दें ऐसे, हाइड्रोजन ऊपर ये। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ठीक है, और कमी एक की है तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसा हो गया? अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 MgCl, ये आबंध लगाकर। ठीक है, अब हम लोगों को ग्रीनियर विकर्मक मिलकर बनकर तैयार हो चुका है, मिल चुका है बनकर के। अब हमें ग्रीनियर विकर्मक का जल अपघटन कराना है। जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया। CH3 CH2 CH3 CH2 थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि इनका नाम लिखा जा सके। CH3 CH2 MgCl, ये बना हुआ है यहाँ ग्रीनियर अभिकर्मक। इसी ग्रीनियर अभिकर्मक को यहां से उठा के हमने यहां रखा है, प्लस इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया, H2। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH3 प्लस MgOHCl। अब ये बना कैसे उसको चेक करते हैं। चलिए, ग्रीनियर अभिकर्मक में लिख रहा है यहाँ पे CH3 CH MgCl प्लस HOH ऐसे। अब देखिए, मैग्नीशियम धातु के साथ अगर कोई हैलाइड एक बार जुड़ गया तो वो हैलाइड हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैग्नीशियम धातु अगर हैलाइड के साथ जुड़ गया तो ये हैलाइड अब इससे हटेगा नहीं। ठीक है, अब बचा क्या? अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा जो इस साइड का है। मैग्नीशियम धातु में हमेशा लेफ्ट हैंड के साइड का बॉन्ड ब्रेक होता है और राइट हैंड के साइड के जो बॉन्ड होते हैं वे हमेशा सेफ रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और आयनिक आबंध है ये, तो ये सबसे कमजोर बॉन्ड है और सबसे कमजोर बॉन्ड है तो सबसे पहले यही ब्रेक होगा। चेक कीजिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट सेल में, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी इसने दान दे दिए। तो ये तो कमजोर आदमी है। ठीक है, अब ये कमजोर आदमी है और ये पावरफुल आदमी है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन हटाना है, इस साइड का हटाओगे तब भी ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस, इस साइड का हटाओगे तब भी ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। हम इस साइड से हटा दें, ये माइनस ये प्लस। अब आपको पता ही होगा ऑक्सीजन पे माइनस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज्यादा है और हाइड्रोजन की पावर कम है। ठीक है, आइए अब ये CH3CH एरो CH3CH कार्बन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है, तो ये पॉजिटिव हम इस पर जोड़ देंगे, ये बन गया CH3 प्लस। इसके बाद Mg पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा, OH माइनस, तो यहां लिखा हमने MgOHCl इस तरीके से। अब ये जो हाइड्रोक्सी समूह नीचे की ओर जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोक्सी समूह को यहाँ बीच में पोस्ट में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्रिया को करना है हमें। उम्मीद है मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैं इसके नाम लिख दूं सभी जगह, इसका नाम एथिल क्लोराइड, और इसका नाम तो पता ही है आपको, मैग्नीशियम धातु। इसका नाम ग्रीनियर विक्रमक वहां से रखा गया है, और इसका नाम एथेन, एथेन मतलब एल्केन, और इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया आती है एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, या फिर इसी अभिक्रिया को नाम दिया गया वोल्टेज अभिक्रिया। एक वोल्टेज नाम का वैज्ञानिक था जिसने ये अभिक्रिया की थी, वोल्टेज अभिक्रिया। इसमें लिखा है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, तथा प्राप्त एल्केन में कार्बनों की संख्या एल्किल हैलाइड के कार्बनों की संख्या की 2 गुनी होती है। इस प्रकार ये अभिक्रिया है। तो आइए, जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है हम इस तरह के प्रयोग करते हैं और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं। ये देखिए CH3CH2Cl प्लस में Na, जो धातु एक इलेक्ट्रॉन देती है वो हमेशा 2 अणुओं को एक साथ लिया जाता है, उसमें 2 अणु एक साथ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सिंगल Na ले लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 2Na, और इस अभिक्रिया में भी हमें शुष्क ईथर की आवश्यकता होगी। प्लस में यहां निकलेगा CH3CH2CH2 और ये CH3 प्लस NaCl। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें 2 एल्किल हैलाइडों की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई पूरे। अब आइए मैं इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये लिखा CH3CHHCl। हमने इस प्रकार के 2 अणु लिए हैं एल्किल हैलाइड के, तो हम 2 बार लिखेंगे CH3CHH और ये Cl ऐसे। प्लस में लिखा जाएगा सोडियम Na प्लस Ne। सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, और इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। आप अष्टक का नियम लगा के देख सकते हैं, 2 8 1, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब साझा करने के लिए कम से कम इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है 4, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर सोडियम पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे बिंदी नुमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे। अब सोडियम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को दान देता है या अपने अंदर से बाहर निकालता है। तो हमने यहाँ पे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस सोडियम से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब किसी का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग यहाँ देखिए,
यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच का ये आबंध है। हमें पता है इस आबंध की प्रकृति कैसी होती है। इस आबंध की प्रकृति होती है कि क्लोरीन कार्बन के आबंध का इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, ये क्लोरीन माइनस और ये कार्बन प्लस। अब ये क्लोरीन माइनस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। पॉजिटिव कौन है? सोडियम। तो ये इसके साथ शिफ्ट होगा और ये वाला इसके साथ शिफ्ट होगा। NaCl पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ेंगे, NaCl बनेगा और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? NaCl। तो एक NaCl दूसरा NaCl, कितने हुए टोटल? 2 NaCl, 2 NaCl एरो। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम धातु से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन पॉजिटिव को। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव को मिलेगा तो कार्बन पर क्या है? चार्ज है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव। मैं इस चीज को यहां लिख रहा, CH3CH और यहां लगा देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होने के बाद यहां बचेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। अब यहां इसी प्रकार से दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां जो इलेक्ट्रॉन सोडियम धातु से निकला है वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? कार्बन को। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा तो इस कार्बन पे क्या है? चार्ज आएगा नेगेटिव। इस चीज को मैं यहां लिख रहा, CH3CH पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन मिला नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो अभी अभी कार्बन को मिला तो उसको लिखेंगे ऐसे। अब आप लोग चेक कीजिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और एक यहाँ पे ये रखो, कितने हो गए? 7। अब ऐसे ही इसके चेक कीजिए, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ही रहा, कितने हो गए? 7। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे? आपस में साझा, ऐसे। ये आप इस बॉन्ड और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? साझा, क्योंकि दोनों कार्बनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इस चीज को इतना दूर दूर तो लिखा नहीं जा सकता। अब हम लोग क्या करते हैं? CH2 को यहीं लिख देते हैं ऐसे, CHH, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब इसे साफ कर दो यहाँ से ऐसे और इनके बीच में बॉन्ड लगते हैं, ठीक है। इस CH2 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, तो यहाँ आगे लिखेंगे हम लोग CH3 ऐसे, ठीक है। तो ये बना CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये बना, क्या बना? ये ब्यूटेन। और ये क्या है? ये है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। तो देखिए एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई तो हमें प्राप्त हुआ ना ब्यूटेन। एथिल क्लोराइड में कितने कार्बन? 2, ब्यूटेन में कितने कार्बन? 4, तो कार्बनों की संख्या हुई डबल। अब अगर हमें कहीं कोई भी ऐसी अभिक्रिया पूछी जाए जिसमें कार्बनों की संख्या डबल करनी हो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी के साथ करानी है हमें और कार्बन क्या करनी है? हमें डबल करनी, ठीक है, 2 गुना करनी, तो हम वहां क्या कराएंगे? वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म भी सिंपल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये नीचे का साफ कर दीजिए, इसको लिखना नहीं है क्योंकि इसे हमने यहां लिख दिया, तो इसको कट कर दें। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं ये अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया बिल्कुल वोल्टेज अभिक्रिया से बिल्कुल मैच करती है, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसी अभिक्रिया। बस इसमें फर्क है कि हम एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेंगे। एरिल हैलाइड का मतलब है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ऐसा, ठीक। जैसे इसमें हमने 2 एथिल क्लोराइड लिए थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 हेलोएरिन लेंगे। अभी हेलोएरिन मतलब हेलोजन बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये पहली अभिक्रिया है जिसमें हेलोएरिन का नाम आया है। अभी तो हम इसको थोड़ा समझेंगे हेलोएरिन के बारे में। हेलोएरिन लेंगे और उसकी रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम हेलोएरिन बनाएंगे और उसके बारे में खूब सारी चर्चा करेंगे। तो आइए समझिए, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, या इसी अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिंग अभिक्रिया।
जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, और यहाँ प्लस में लिखना है सूक्ष्म की उपस्थिति में, मैं लिख देता हूं, जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। अब देखिए दोबारा से, जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। पिछली अभिक्रिया में जो वोल्टेज अभिक्रिया हुई है उसमें शायद ये नहीं लिखा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आप सोडियम धातु के साथ के बाद ये लिख लेना, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक, तो अब आइए इस अभिक्रिया को करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। बड़ी प्यारी अभिक्रिया है, नॉर्मल सी बात। हेलो एरीन, सबसे पहले हेलो एरीन के बारे में बता दूं, ये हमने बनाया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जोड़ दीजिए आप क्लोरीन, तो ये बन गया हेलो एरीन। हेलो ये रहा और एरीन ये रहा, हेलो मतलब हेलोजन और एरीन मतलब रिंग संरचना। ठीक है, तो ये बन गया हेलो एरीन। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और या करके आप लोग इसको ऐसे लेटा हुआ भी बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी अभिक्रिया करते हैं। ये लिया हमने 2 क्लोरोबेंजीन प्लस में 2 Na एरो शुष्क ईथर, और जिस तरीके से वोल्टेज अभिक्रिया में कार्बनों की संख्या को डबल किया जाता है, कार्बनों की संख्या डबल हो जाती है, इसी तरीके से फिटिंग अभिक्रिया में बेंजीनों की संख्या डबल हो जाती है। वहां कार्बन 2 गुना हो जाते हैं और यहाँ बेंजीन 2 गुना हो जाती है, ऐसे प्लस 2 NaCl। आइए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, एक क्लोरोबेंजीन, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन। हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर होता है केवल और केवल एक कार्बन। इसी तरीके से इसमें प्रत्येक कोने पे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर केवल एक कार्बन है। इसके बारे में तब बताया गया था जब आईयूपीएसी नेम के लिए टेबल बनाई थी, तो वहां बेंजीन के बारे में बताया गया था कि बेंजीन में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होते हैं। अब प्लस में इसमें डाला जाएगा Na, सोडियम धातु, यहाँ पे भी Na। सोडियम धातु के बारे में जैसे वोल्टेज अभिक्रिया में बताया गया, सोडियम का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका नंबर 11 है, और ये इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और सोडियम हो जाता है पॉजिटिव। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बाहर निकलेगा तो सोडियम हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे हमें पता है क्लोरीन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक जैसे हम पहले करते हैं ऐसे ही हम करेंगे। हमेशा कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में पावर ज्यादा होती है, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चेक कीजिए, इस पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस। ये प्लस यहाँ जो कार्बन होता है कॉर्नर पे उसके ऊपर ये प्लस चार्ज। अब ये क्लोरीन माइनस किसके साथ जुड़ेगा, Na पॉजिटिव के साथ। ये क्लोरीन माइनस इस Na पॉजिटिव के साथ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, NaCl, NaCl, देन 2 NaCl एरो। अब जिस तरीके से पिछली अभिक्रिया में हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन किसको मिला था, पॉजिटिव कार्बन को, तो अब की बार भी ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन को मिलेगा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव कार्बन को मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन को मिलेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसल, और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा इनके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इस चीज को यहां ऐसे लिखते हैं,
ये एक इलेक्ट्रॉन लिखा है इसके पास, इस कोने के पास, कोने पे क्या है कार्बन। इसी तरीके से इस कोने के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिला है और कोने के पास क्या है कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के बॉन्ड चेक कीजिए, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, तीन बॉन्ड बने हुए हैं, तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक बाहर है 7 इलेक्ट्रॉन, एक की कमी है 8 होने में। अब चेक कीजिए इसका, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड ये तीसरा बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गए और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक की कमी है। तो ये क्या कर लेंगे आपस में साझा कर लेंगे, ठीक है। और साझा करने के बाद इसका इस बेंजीन को इसके पास यहाँ ऐसे रखा जाएगा सामने, इस तरीके से। मैं ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ लगा दे रहा और इसको साफ करके ये बॉन्ड यही बना दे रहा ऐसे, ये बन गया बाईफेनिल, ठीक है, बाईफेनिल। इसको बाईफेनिल या डाईफेनिल बोलते हैं, डाईफेनिल दोनों इसी के नाम है। और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये इसका नाम है। और इसका तो पता ही है सोडियम धातु, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ बाई कराने पर बाईफेनिल प्राप्त होता है या डाईफेनिल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मत लिखना, इसको मत लिखना क्योंकि ये हमने यहां लिख दिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया आती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया मतलब जिसमें वोल्टेज एलिफेटिक एल्किल हैलाइड और फिटिंग मतलब एरिल हैलाइड दोनों को एक साथ मिलाएंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और फिटिंग दोनों अभिक्रियाओं का मिश्रण, ठीक है। तो आइए इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं, पहले इसकी थ्योरी करेंगे उसके बाद रिएक्शन। इसमें लिखा गया है क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टालवीन प्राप्त होता है। देखिए कैसे, हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया हमने भैया क्लोरोबेंजीन, प्लस लेंगे इसमें मेथिल क्लोराइड, ये ले लिया मेथिल क्लोराइड, प्लस इसमें डाल दिया हमने Na सोडियम धातु और ये लिखा शुष्क ईथर, इसकी हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन और यहां बनेगा CH3 बेंजीन के ऊपर, ये बन गया भैया टालुइन प्लस 2NaCl, ये क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड और इसका तो पता ही है सोडियम धातु। चलिए मैकेनिज्म के द्वारा देखते हैं ये जुड़े कैसे। ये क्लोरीन के ऊपर जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन पर और यहाँ ये CH3Cl प्लस में एक Na दूसरा Na। अब आप लोग चेक कीजिए, थोड़ा नीचे हो गया ज्यादा, यहाँ लिखते हैं CH3Cl प्लस Na। अब आप लोग चेक कीजिए, हमें पता है सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, हम पिछले रिएक्शनों में देख चुके। अब क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये माइनस और ये कार्बन प्लस, ये हाइड्रोजन जो है वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं है, क्लोरीन के बीच का बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के बीच का है, ये हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, यहां से बॉन्ड तोड़ा तो ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से। अब यहां चेक कीजिए, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, यहाँ
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस और ये कार्बन प्लस, जैसे पिछली अभिक्रिया में हुआ था। अब ये माइनस क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा? सोडियम पॉजिटिव के साथ। ये माइनस क्लोरीन इस सोडियम पॉजिटिव के साथ, दोनों क्या बनेंगे? 2NaCl। ठीक है। अब देखिए बेंजीन, बेंजीन का जो कार्बन है पॉजिटिव, इसको क्या मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैसा हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन पॉजिटिव था, बेंजीन हो जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ कार्बन, कार्बन पे क्या है? चार्ज पॉजिटिव, और इस कार्बन पॉजिटिव को क्या मिलेगा? सोडियम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? CH3, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन गया था तो पॉजिटिव चार्ज आया था, अब इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कैसा आ गया? नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? खत्म। अब चेक कीजिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन के चेक करो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन और एक बाहर 7। इस पे भी 1 की कमी, ऊपर भी 1 की कमी, तो दोनों क्या कर लेंगे? साझा। ठीक है। और ये बना बेंजीन के ऊपर CH3। जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो क्या बनता है? टॉलुइन। ये लिखा है। इस तरीके से अभिक्रिया हुई, इसकी नोट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से हैलाइड हटाया जाता है। देखिए कैसे, ये भी एक रासायनिक गुण है। और विलोपन अभिक्रिया के बारे में हमने उसमें लिखा भी था कि धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने के बाद विलोपन अभिक्रिया आएगी। तो यहाँ विलोपन अभिक्रिया कराई गई है। देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से हैलाइड तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, तथा उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, जो हमने थ्योरी में लिखा है वही हम यहाँ बोर्ड पर करते आए हैं, और अब भी ऐसा ही करेंगे। हम लेंगे एक CH3, CH, अब की बार बीच वाले कार्बन पे जोड़ दें Cl, CH3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OL यानी कि एल्कोहलिक एरो, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। अब ये बना कैसे? हम ये मैकेनिज्म में समझें। यहां देखिए, CH, H और H, ये CH Cl, ये CH H और ये H हाइड्रोजन, प्लस हमने इसमें डाल दिया KOH OL एल्कोहलिक। अब हमने जैसा कि थ्योरी में पढ़ा है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो अल्फा कार्बन से तो हैलाइड हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है। अब ये अल्फा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर हैलाइड जुड़ा होता है। अब इसमें चेक कीजिए किस पे हैलाइड जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। समझे? ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद वाले जो कार्बन होते हैं वो होते हैं बीटा। अल्फा के बाद ये कार्बन तो ये भी बीटा, अल्फा के बाद ये कार्बन तो ये भी बीटा। अब इनमें से किस बीटा का यूज करें, किससे हाइड्रोजन हटाए? तो भैया जिसका आपका मन करे उस बीटा से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं। अगर आपको इस बीटा से हाइड्रोजन हटाना है तो यहां से एक बॉन्ड तोड़ दो हाइड्रोजन कार्बन के बीच का, और अगर आपको यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है तो यहां से हाइड्रोजन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दो। मैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन का यूज करूंगा, बीटा कार्बन का। तो देखिए, जब हम अल्फा कार्बन से हैलाइड हटाएंगे तो हैलाइड क्या करता है? हैलाइड तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस। अब यहाँ चेक कीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, बीटा कार्बन अगर मैं इसका यूज करूंगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन में होते हैं 4,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन लेगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस और ये प्लस। और ये 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे पता चला हमें कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अष्टक के नियम से, ठीक है। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी अष्टक के नियम से। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चलेगा, अष्टक के नियम से। अब देखिए, अब जैसे हमने यहां से बॉन्ड ब्रेक करे, ऐसे ही हम यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हमें पता है पोटेशियम एक धातु है और ये 1 इलेक्ट्रॉन दान देता है जैसे सोडियम देता है। और जब इलेक्ट्रॉन दान दिया जाता है तो बनता है आयनिक आबंध, और आयनिक आबंध होता है सबसे कमजोर। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, तो इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव, मैंने आपको पहली जो 6 रिएक्शन थी उनमें शायद बताया होगा, या कभी ना कभी पहले किसी रिएक्शन में बताया होगा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव सबसे ज्यादा ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ता है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, OH माइनस के साथ, और ये क्या बनेगा, H2O, HOH ऐसे। अब क्या बचा, अब बचा क्लोरीन नेगेटिव पोटेशियम पॉजिटिव। ये क्लोरीन जुड़ेगा पोटेशियम के साथ, तो ये बनेगा KCl। अब क्या बचा, अब बचा ये पॉजिटिव कार्बन, ये नेगेटिव कार्बन। एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इसका कम हुआ, ठीक है, और एक ही बॉन्ड इसका कम हुआ। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, तो ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH ऐसे। वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ऐसा होता है कि इस कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए और लेकर के किसको दिए, इस कार्बन को, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ये या तो ले सकता है पिछले कार्बन से, या ले सकता है अगले कार्बन से। अब सपोज करो हमने अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब अगला कार्बन कहां से देगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है खुद के, तो वो सब के सब बॉन्ड में बने हुए हैं, आबंध बने हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरा कौन, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके किसको दे देगा, इस कार्बन को। जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया था तो इस पर आया था प्लस चार्ज, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, और इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसकी बात कर लेते हैं, जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले करके अगले कार्बन को दे देगा तो इस पर आएगा प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से इसका प्लस माइनस खत्म। आ गई बात समझ में। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि भैया इस पर माइनस चार्ज था, इस पर प्लस चार्ज था, और प्लस माइनस जुड़ के बनाते हैं एक आबंध, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, क्योंकि एक पहले का था और एक प्लस माइनस के कारण बन गया। ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल वे में दूसरे रिएक्शन करके दिखाता हूँ ऐसी, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा, ये, बीटा कार्बन कौन सा, ये, समझे। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अच्छा, अभिक्रिया कराने का एक तरीका और है दूसरा, आप लोग यहाँ एरो के ऊपर भी KOH लिख सकते हो, ऐसे OL, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं ये अभिक्रिया करूंगा, मैं ये हाइड्रोजन एक ऊपर और एक नीचे लगा दूं, ऊपर नीचे करके लगा दूं, ऐसा कर सकते हैं हम। ये ऐसे, ये हाइड्रोजन एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा तो कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, विलोपन अभिक्रिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में करा रही है, तो हमें क्या करना होगा, अल्फा कार्बन से हैलाइड हटाना पड़ेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन से हम हटाएंगे हैलाइड, तो ये माइनस ये कार्बन प्लस, बीटा कार्बन से हटाएंगे हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज।
अब प्लस माइनस जुड़ता है हमें पता है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, Cl माइनस के साथ, तो ये बनेगा HCl। बचा हुआ जो है वो सब जुड़ेगा, CH3 C, इस पे एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन और इस पे है नेगेटिव चार्ज, आगे लिखेंगे CH2, ये पॉजिटिव, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, ये वाला कार्बन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है तो इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से है एक नया बन गया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस करेंगे और हाइड्रोजन यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे ऐसे, ये बन गया CH3CH2 एल्कीन। ऊपर जैसे कि है यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसलिए इसमें जल निकला है। इस अभिक्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है, भाग नहीं ले रहा, उपस्थिति है, बस उपस्थित है, डाल रखा, लेकिन अभिक्रिया नहीं करने का, अभिक्रिया नहीं करने का तो HCl निकलेगा, H2O की बार नहीं निकलेगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से हैलाइड हटता है तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है और उत्पाद के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलोएरिन के बारे में। आज हमने एल्किल हैलाइड के सबसे पहले वीडियो में तो हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी, उसमें 12 मेथड थे। उसके बाद हमने एल्किल हैलाइड के सारे रासायनिक गुण पढ़े। ठीक है, जिसमें नाभिक स्नेही नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, SN1 SN2 अभिक्रिया थी, धातुओं के साथ अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, एक वोल्टेज अभिक्रिया और एक ग्रीनर अभिक्रमक बनाया जिसमें मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराई गई थी, और उसके सबसे बाद में ये विलोपन अभिक्रिया की गई। तो ये तो हो गई एल्किल हैलाइड की बात। आगे हम पढ़ेंगे हेलोएरिन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम हेलोएरिन का निर्माण करेंगे कई सारी विधियों द्वारा, जिसमें प्रमुख विधि होगी सैलमियर अभिक्रिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलोएरिन के रासायनिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से इसी चैनल पर हम आपको पूरी केमिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।